उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुलाम ख्वाजा, आपका क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन ये था कि एक वेक्टर ए है जो क्या कर रहा है कि x के साथ एंगल बना रहा है π/3, y के साथ एंगल बना रहा है π/4। तो z के साथ कितना एंगल बनाएगा, z के साथ कितना एंगल बनाएगा ये निकालना है। कोई हिंट करेगा कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? कोई भी कोई हिंट आपकी तरफ से? cos π/3 cos π/4 plus a cos theta is equal to a होगा सर। तो उमंग आप बोले बहुत बढ़िया, ठीक है। हम सीधा इसमें जाते हैं। बताए थे जब वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ एंगल का बात करता है, वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ एंगल का बात करता है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन यूज करते हैं, सही है? इसलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़िए, थ्योरी। आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन कहां से कौन सी थ्योरी का और कैसे बनेगा, कहां सॉल्व कीजिएगा। सीधा देख के पता चला क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन का है। वेक्टर में 3D में थ्योरी पढ़िए, जितना ज्यादा थ्योरी क्लियर रहेगा क्वेश्चन उतनी आसानी से बनेगा। और अगर वेक्टर 3D में थ्योरी क्लियर नहीं है, प्रैक्टिस कोई काम नहीं देगा आपको, ठीक है। चैप्टर का बात होता है। तो यहाँ डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। हम लोग को ये पता कि x के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो cos θx, ठीक है, ये x के अलोंग जाता है, इसी को L बोलते हैं। जो y के अलोंग जाएगा cos θy, इसको m बोलते हैं। और जो z के अलोंग जाएगा cos θz, इसको n बोलते हैं। क्या रिलेशन? 1, ठीक है, ये 1 हो गया। मेरे पास है वैल्यू θx है π/3, cos π/3 का वैल्यू 1/2, थीटा y है π/4, पुट किए, cos π/4 का वैल्यू 1/2। यहां से n स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 और 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4। सॉल्व होके कितना देगा? 1/4। n का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस हाफ आ गया। अब आपके पास cos थीटा z है 1/2, प्लस लेके चल रहे हैं, तो वैसे केस में थीटा z बोलिए 3, हाँ, cos थीटा z माइनस 1/2, थीटा बोलिए कितना? सर π/2 प्लस π/3। जहां जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 3D में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। 3D में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 11 में पढ़े, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला था, ऑक्टेंट एग्जिस्ट करता था, साइन कन्वेंशन था, ये सब चीज सिखलाया गया आपको, बेसिक पार्ट, बेसिक। यहाँ पे 3D जो 12 क्लास का है, ये बेसिकली पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो भी 3 डायमेंशन में, और 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और एक है प्लेन। तो पूरा का पूरा जो क्लास 12 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 चैप्टर भी कह सकते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और एक है प्लेन, ठीक है। और क्लास 11 का जो एक 3D था, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उससे बेसिक क्वेश्चन मेन में रहता है, ठीक है। इसका जैसा थ्योरी होगा उसी से क्वेश्चन आएगा, कोई ट्विस्ट नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है। मगर जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, उससे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है, ठीक है। तो उसका भी प्रैक्टिस रखेंगे। देखिए क्या कहना है और कैसे निकालते हैं। पहला चीज, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इसको 2 चीज का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे ये 2D में रहे या ये 3D में रहे। इसको एक डायरेक्शन चाहिए होता है और बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। हमेशा स्ट्रेट लाइन चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो या 3D ज्योमेट्री का हो, स्ट्रेट लाइन है, उसको एक डायरेक्शन चाहिए, उसको एक फिक्स पॉइंट चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी को स्लोप बोलते थे हम लोग, इसी को स्लोप बोलते थे। और ये तो सिंपल एक पॉइंट है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट भी मिलता था तो हम लोग स्लोप निकालते थे, इंटरसेप्ट भी होता था हम लोग स्लोप निकालते थे, अगर वहां पे डिस्टेंस भी होता था हम लोग स्लोप निकालते थे। तो हमको स्ट्रेट लाइन के लिए एक डायरेक्शन चाहिए
और एक फिक्स पॉइंट चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन का एक पैरेलल वेक्टर ढूंढिए, स्ट्रेट लाइन का पैरेलल वेक्टर ढूंढिए। तो जो पैरेलल वेक्टर होगा प्रोवाइड डायरेक्शन टू स्ट्रेट लाइन। ये सब क्वेश्चन के आइडेंटिफिकेशन का तरीका है और उसका कैसे अटेम्प्ट लेंगे उसका तरीका है, बाकी क्या लगाएंगे वो तो बाद की बात है। हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करना है 3D में, एक पैरेलल वेक्टर ढूंढिए। सर पैरेलल वेक्टर से क्या होगा? अरे स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन मिलेगा वहीं से, ठीक है, वहीं से स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन मिलेगा। तो डायरेक्शन का काम हो गया। फिक्स पॉइंट के लिए कोई भी घूम के बात नहीं आता है, सिंपल एक पॉइंट आपके पास प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे रिड्यूस होता है और क्या इक्वेशन होता है। तो सबसे पहला चीज वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ठीक है। वेक्टर फॉर्म नाम के साथ देगा। मान लीजिए जैसे हम जस्ट ऐसे रेफरेंस लाइन लेके चल रहे हैं, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, नाम है L, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, और कोई एक फिक्स पॉइंट हम लोग लेके चले, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट है, नाम है P। वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है XYZ होगा, ठीक है। और ये मेरे पास कैसा ओरिजिन है तो 0 0 0 होगा। उसके बाद एक फिक्स पॉइंट है, नाम देते हैं A, ठीक है, A। तो जैसे ये A नाम दिए फिक्स है x1 y1 z1 होगा, ठीक है, x1 y1 z1। और क्या दिया है तो देखिए एक फिक्स पॉइंट दिया है, वेरिएबल तो हमेशा होता है, एक फिक्स पॉइंट दिया और एक डायरेक्शन दिया। तो सर डायरेक्शन कैसे देगा? अभी तो आपको बताया डायरेक्शन के लिए हमेशा एक पैरेलल वेक्टर। तो बोला क्या कि एक लाइन का इक्वेशन निकालो विच इज पैरेलल टू वेक्टर b, ठीक है, और वेक्टर b दिया ai प्लस bj प्लस ck का, ठीक है। तो b कौन है? b को कैसे पहचानेंगे? ये पैरेलल वेक्टर है। किसके पैरेलल है? स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। तो देखिए आपके पास क्या क्या मिला, थोड़ा समझिएगा। आपको एक डायरेक्शन मिला, कौन से टर्म में? पैरेलल वेक्टर के टर्म में। कौन पैरेलल वेक्टर? b। किसके पैरेलल है? लाइन के पैरेलल। उसके साथ आपको एक फिक्स पॉइंट मिला, तो पॉइंट कहां है? लाइन के ऊपर। ये p कौन है? इट इज द वेरिएबल पॉइंट विच डिफाइन लाइन। तो लाइन को डिफाइन करने वाला ये वेरिएबल पॉइंट, फिक्स पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। अब सोच के थोड़ा जवाब दीजिएगा, अगर हम कुछ इस तरीके से बात करें कि देखो क्या हुआ, O से P को मिला दिए तो क्या ये पोजीशन वेक्टर बना P का? यस सर। और पोजीशन वेक्टर वेरिएबल होगा कि फिक्स होगा? वेरिएबल होगा। बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेट दिस वेक्टर विल बी वेक्टर R। OP पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, दैट इज वेक्टर R। ये पोजीशन वेक्टर है। OA बोलिए फिक्स वेक्टर है या वेरिएबल है? फिक्स है, इसको वेक्टर A कह लेते, यानी OA वेक्टर जो है इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, और ये वेक्टर A है। थोड़ा सा अपने समझने के लिए, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है और ये फिक्स है, ये फिक्स है। अब मान लीजिए जैसे हम एक लाइन बोलना चाहें, ठीक है, एक लाइन हम ये बोलना चाहें कि देखिए जो मेरा AP वेक्टर है इट इज पैरेलल टू वेक्टर B। सही बोले गलत बोले? ठीक है, ये जो AP या PA वेक्टर है इट इज पैरेलल टू वेक्टर B। बोले तो पैरेलल वेक्टर है, पूरे लाइन के पैरेलल है, पूरे लाइन के पैरेलल है, तो एक सेगमेंट के भी तो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ये पैरेलल नॉट इक्वल, पैरेलल AP पैरेलल टू वेक्टर B। अगर पैरेलल है तो AP वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर B लिखेंगे, होगा, ठीक है। अब AP का मतलब क्या होगा? P माइनस A, यानी आप बोल सकते हैं R माइनस A दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर B। कहने का मतलब है कि अब हमको वेक्टर इक्वेशन मिला, वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B।
वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो सर ये वाला जो फॉर्मेट है ये है क्या? इट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहला चीज याद रखिएगा, ये है वेक्टर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आगे और मेंशन करें ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू वेक्टर बी एंड passes through वेक्टर ए। ठीक है, तो देखिए जिसके साथ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उसके साथ जो वेक्टर होता है उसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है। जिसके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन उसी पॉइंट से पास करता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ये दे दे ऐसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन कि इफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा जे कैप माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा के कैप, तो बोला फाइंड वेक्टर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन ठीक है, बोलिए हम क्या कर सकते हैं? क्या देखिए नहीं दिख रहा है? 3 माइनस 2 लैम्डा, एक मिनट, अब दिखा? यस सर, फिर छुप गया, अब दिखा? यस सर, हाँ ठीक है। देखिए बोला कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो फाइंड वेक्टर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। बोलिए लैम्डा के साथ पकड़ेंगे या बिना लैम्डा के? लैम्डा के साथ। तो सबसे पहला काम होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। सर किसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। वेक्टर r इज इक्वल्स टू 2i विदाउट लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप विदाउट लैम्डा प्लस लैम्डा कॉमन लेके i कैप यहां से माइनस 2j कैप यहां से माइनस 2k कैप। तो हम कह सकते हैं कि इट इज लाइक कैसा? इट इज लाइक वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो भाई वेक्टर b के प्लेस पे आया कौन? वेक्टर b के प्लेस पे ये आया। और वेक्टर b का मीनिंग हम लोग क्या समझते हैं? वेक्टर b हमेशा पैरेलल टू द लाइन होता है। तो कह सकते हैं पैरेलल वेक्टर टू लाइन इज i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए एक बार इक्वेशन देख लीजिए। अगला चीज बोला फाइंड फिक्स पॉइंट ऑन लाइन कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट। कोई आंसर दे सकता है? 2 3 माइनस 1 हो गया। ये जो है विदाउट लैम्डा ये हमेशा वो पॉइंट होता है जिससे कि लाइन पास करता है। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया देन इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। हम बोले आपको यहाँ पे, हम बोल दिए आपको कि यहाँ हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप उसी पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस i कैप j कैप k कैप हटा दीजिए, 2 3 माइनस 1, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। तो देखिए लाइन दिया रहेगा और आपसे कभी कभार अननोन्स पूछ सकता है। तो अननोन्स में अभी दो क्वांटिटी हम आपके सामने रखें, एक पैरेलल वेक्टर और एक पॉइंट। ठीक है, आगे अननोन्स और पूछेगा, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। वो जो लिखा है वो लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट, याद ऐसे ही रखा जाता है, दैट इज इक्वल्स टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट। और उसके साथ में लिखा है लैम्डा टाइम प्योर वेक्टर पैरेलल टू लाइन। ठीक है, उसका मीनिंग इसका मीनिंग इसका, उसका मीनिंग इसका, उसका मीनिंग कुछ ये है। तो आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आप भी जानते हैं, हमको ये जरूरी नहीं है बोलना, ऐसा थोड़ी ना लिख के दे देगा, सजा के थोड़ी दे देगा कि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी वो है, वेक्टर आर वो है। नहीं, आपके क्वेश्चन में तो वर्डिंग रहेगा, वो डिस्क्राइब करके देगा और आपको पता होना चाहिए कि उसके बोलने का मतलब
हम खुद में क्या समझ रहे हैं, वेक्टर आर समझ रहे हैं, वेक्टर ए समझ रहे हैं, वेक्टर बी समझ रहे हैं। तो ये सब चीज याद होना चाहिए। कहीं भी जरूरी नहीं कि हम हर जगह लिख के दें आपको, कभी भी पढ़ते हैं अपने से पेंसिल लेके अपने समझने लायक लिख लीजिए, जिससे वो आपको याद रहे, ताकि क्वेश्चन में आप उसका यूज कर सकें। ठीक है, चलिए ठीक, इतना चीज हो गया। अब थोड़ा देख लें कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद आगे बढ़े। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड प्रेजेंट रहेगा, वेक्टर फॉर्म का मतलब वेक्टर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, देखिए जैसा था हम वैसा ही कुछ बना रहे हैं, ताकि आप फिर से एक बार उसको यूज कर सके। ये ओरिजिन यहां पे था मेरा एक पॉइंट जिसको P बोले थे, और ये मिला था वेक्टर R। यहां पे था मेरा एक पॉइंट A, इसका पोजीशन वेक्टर था वेक्टर A। इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो ये वेरिएबल है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई जेड होगा। ये फिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है x1 y1 z1 होगा। और इसके साथ एक पैरेलल वेक्टर B दिया हुआ था, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c के। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है वेक्टर फॉर्म। अब इसी से रिडक्शन होगा इस कार्टेशियन फॉर्म का। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म, देख चुके थे वेक्टर फॉर्म आया कैसे, तो अब उसको यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी लिखा जा सकता है। ये चीज है, ये चीज है। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए ऐसा, तो वेक्टर आर की जगह एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, माइनस वेक्टर ए की जगह x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k कैप इज लैम्डा टाइम वेक्टर b के प्लेस पे a i प्लस b j प्लस c k कैप, ऐसा। अच्छा, अब यहां से i कैप के कोफिशिएंट्स के लिए, i कैप के कोफिशिएंट्स के लिए लेफ्ट का i कैप का कोफिशिएंट कौन है, x माइनस x1, और राइट का i कैप का कोफिशिएंट कौन है, a लैम्डा। तो आप ये कह सकते हैं a को नीचे भेज दीजिए, a को नीचे भेज दीजिए, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल्स टू लैम्डा रहने दीजिए। ठीक है, j कैप के कोफिशिएंट के लिए सोचिए, j कैप के कोफिशिएंट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू b लैम्डा, b लैम्डा। तो आप ये कह सकते हैं y माइनस y1 बाई b इज इक्वल्स टू लैम्डा। आगे k कैप के कोफिशिएंट के लिए z माइनस z1 इज इक्वल्स टू c लैम्डा, यानी कि z माइनस z1 बाई c इज इक्वल्स टू लैम्डा। तीनों लैम्डा के बराबर, तो क्या तीनों आपस में बराबर होगा? बिल्कुल, तीनों लैम्डा के बराबर, तो तीनों आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस x1 बाई a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c। ये, और इसी को कहा जाता है कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, स्पेस यानी थ्री डायमेंशन में एग्जिस्टिंग पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होगा। ठीक है, अब समझने वाला चीज थोड़ा सा बस बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, x माइनस x1 फिक्स पॉइंट का है, y माइनस y1 फिक्स पॉइंट का है, z माइनस z1 फिक्स पॉइंट का है। तो फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे होता है, और नीचे में a b और c ये हमेशा पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। याद है डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं? ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोले कि डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज है पैरेलल वेक्टर का, सही बोले? यस सर। ठीक है, तो बस यही सब चीज आपको स्टेटमेंट में थोड़ा समझ के अपने लिए रखना है कि किसी दिन अगर कुछ मांगा तो आप दे सके। तो ये है मेरा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके बस हम आपसे एक दो डिस्कशन करना चाहते हैं। मान लीजिए बोला
कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इज 2x minus 3/4 is equals to y minus plus 7/3, 7 लिखना चाहते थे, ठीक है, 7/3 is equals to 3z 4 minus 3z by 9, 9, ठीक है, ये 9 लिखा है। तो देखिए क्या क्या मांगा है। पहले बोला फाइंड फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर, दोनों चीज, ठीक है। थोड़ा सा केवल आपके समझने के लिए कि आप इसको यूज कैसे करते हैं, हम आपको ट्राई करने के लिए देना चाहते हैं। आप इसको नोट कर लें और हमको ये बता दीजिए बस। कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई ट्राई करें। हाँ, नीचे 9 है लास्ट में, सुन लेना चाहेंगे फिक्स पॉइंट ताकि हम सबको बता सके। -3/2 फिक्स पॉइंट -3/2 7 और -4/3 -4/3। सबका सेम कि थोड़ा डिफरेंट किसी का? डिफरेंट होगा तो भी बता दीजिए। चलिए उमंग हम भी लोग बोल भी नहीं करता है। पैरेलल वेक्टर 2i cap 2i cap plus 3j cap 3j cap -3k cap -3k। सब कोई देखिए, नोट कीजिए, बनाइए, उसके बाद बताइए, कोशिश कीजिए भाई, कोशिश कीजिए। ऐसे सबसे पहला चीज हम इसलिए ट्राई करने दिए ना बिना बोले, ताकि आपको फील हो कि हाँ ऐसे सिंपल से चीज में भी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या घुमाया, ये लिखा है कि x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। बस यही चीज देख के दिमाग में रखना है। अगर इसमें से कुछ भी आपसे पूछे तो आप एक ही चीज को जरूर मेंटेन रखें, x का कोफिशिएंट +1, y का कोफिशिएंट +1, z का कोफिशिएंट +1। इस चीज को जरूर मेंटेन रखें। उसके लिए इसको 2 से डिवाइड करना चाहिए, यानी x - 3/2/2। यहां पे ठीक है, इस y -7/3, यहां पे -3 से डिवाइड करना चाहिए, तो z -4/3 और डिवीजन में आ गया मेरे पास -3। अब उसको देखिए और इसको देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लेके आइएगा तब आप बताइएगा अपना फिक्स पॉइंट। चलिए देखते हैं। अच्छा, थोड़ा -x1 होता है तो हम लोग यहाँ पे x1 लिखते हैं, -x1 होता है तो हम लोग x1 लिखते हैं, यानी जो साइन है उसको बदल के लिखते हैं। तो -3/2 है, हमको क्या लिखना चाहिए? क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। माइनस यहां था इसीलिए अलग कर दिया, तो -7 हो जाएगा, ठीक है। -4/3 है, क्या लिखेंगे? +4/3। चलिए, नीचे का पैरेलल वेक्टर होता है 2i + 3j - 3k का, एकदम बढ़ गया, ठीक है। समझ में आया? जब ऐसा कभी दिया रहेगा तो किस तरीके से लिखना है। एक और चीज दिखाते हैं जो कि स्टूडेंट को क्वेश्चन में ही रोक लेता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता, ठीक है। मान लीजिए ऐसा ही है, फाइंड ज्यादा तो अभी पढ़े नहीं है, फाइंड फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 - x/3 equals to y equals to z - 3/4। एक दूसरा भी है, ठीक है। लिखा है x + 1/5
इज इक्वल्स टू y -1/3 कॉलन z प्लस 1। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, आपको बस यही समझना है कि हाँ इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, कहां से हम फिक्स पॉइंट निकालेंगे, कहां से हम पैरेलल वेक्टर निकालेंगे, वही सीखना है। अभी तो बेसिक है, स्टार्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके लिए है, आप इसको नोट करें और हमको आंसर दें। सब कोई ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई नहीं कीजिएगा ना पता नहीं चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए ना, तो बताएंगे। चलिए खत्म किया जाए। देखिए सबसे पहला चीज ये, ठीक है, तो यहां से जो फिक्स पॉइंट मिलेगा -2 होगा कि 2 होगा? 2 होगा, एकदम ठीक। यहाँ पे इसको ऐसे समझे y -0/1। ठीक है, तो ये 0 आएगा। इस जगह पे बहुत स्ट्रेट 3, और पैरेलल वेक्टर यहां से 3i प्लस j प्लस 4k -3i प्लस j और प्लस 4k कैप, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। अब दूसरे में इसका क्या मीनिंग है, ये कॉलन का, तो क्या है? इक्वल नहीं है, बस वही चीज। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम बस ये देखना चाहते थे कि आप इसका मीनिंग समझते हैं कि नहीं। देखिए ये नॉट इक्वल टू बोल रहा है, मतलब कि इक्वल होना चाहता है मगर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। इक्वल होना चाहता है मगर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। सर ये कैसे पॉसिबल? इक्वल होना चाहता है मगर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, कैसे पॉसिबल? देखिए क्वेश्चन वाला कभी भी अपने आप को फॉल्स नहीं होने देता, यानी नॉन एग्जिस्टिंग नहीं होने देता, इसलिए वो कॉलन डाल दिया। तो सर इसका मीनिंग क्या है? जब भी वैसे कॉलन डाला हुआ रहेगा ना, इसका मीनिंग है z प्लस 1/0। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 होगा। कभी भी आप डिनोमिनेटर में 0 नहीं देखे होंगे किसी भी बुक में छपा हुआ। ठीक है, वो अपने क्वेश्चन को ट्रू करता है इसलिए नहीं प्रिंट करता है वैसे 0। तो वो क्या करता है, इसी चीज को वो ऐसे लिख देता है, डॉट देगा और कॉमा दे देगा और नीचे वाला कुछ नहीं लिखेगा। ठीक है, इस तरीके का। तो इसका मतलब ही होता है कि डिनोमिनेटर 0 कंटेन करेगा, जिसके आगे ये लगा रहेगा, जिसके आगे कहीं भी रह सकता है, जिसके आगे ये कॉलन लगा हुआ रहेगा हमेशा उसके डिनोमिनेटर में 0 होगा, क्वेश्चन में वो कभी प्रिंट नहीं मिलेगा, मगर जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे आप उसको यही समझेंगे, इट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट डिवाइडेड बाय 0। अब आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप पॉइंट बता सकते हैं -1 -1 और आप पैरेलल वेक्टर बता सकते हैं 5i, बस इतना ही, 5i कैप प्लस 3j कैप, क्योंकि वो तो 0k कैप हो जाएगा। बस ये चीज। ठीक है, नोट कर लें इसको। ये में क्या लिखा हुआ है इसमें नीचे में एकदम? ये वाला लेफ्ट में सर, लेफ्ट ओ ये वाला -3i ये वाला ना। ठीक, देखिए सबसे पहला चीज ये जो था, ये पार्ट हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखे थे ना, x माइनस x1/a होता है, तो x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। अगर इसको +1 बनाना है तो -1 से सब में डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा x माइनस 2/-3। देखिए तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास x माइनस x1/a और a के प्लेस पे कौन आ गया, -3 आ गया। ठीक है, समझे? ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, आपसे क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ दिया और बोला अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो। लिखा इफ a line proceed
in direction of the line, ठीक है, प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ द लाइन, और इसी चीज को आप समझे पैरेलल टू द लाइन x minus 3/2 equals to y/3 equals to and passes through एक छोटा सा पॉइंट, इट इज 1 -1 5। देखिए क्या लिखा है, एक लाइन है जो प्रोसीड कर रहा है किसके डायरेक्शन में, इस लाइन के डायरेक्शन में, या फिर एक लाइन है जो इस वाले लाइन के पैरेलल हो रहा है, ठीक है। दो चीज, या तो एक लाइन के डायरेक्शन में एक लाइन प्रोसीड कर रहा है, या फिर एक लाइन के साथ दूसरा लाइन पैरेलल हो रहा है, दोनों का सेंस एक ही बनता है, इसलिए और करके लिख दिए ताकि अलग क्वेश्चन नहीं लिखना पड़े, एक ही क्वेश्चन में दो काम हो जाए। तो बोला कि इस लाइन के डायरेक्शन में जा रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। जो लाइन पूछा है उसका वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन निकालना है हम लोग को, ठीक है। कोई हमको हिंट देगा कि ये जो एक लाइन दिया है ये क्या कर क्या रहा है? सर बन गया। अरे बन गया, आप बोल दीजिएगा नहीं, बता दीजिएगा फटाक से, क्या कर रहा है वो पैरेलल वेक्टर की तरह जो पैरेलल बस उसका निकलेगा। ये जो एक गिवन लाइन है ना, ये जो एक गिवन लाइन है, ये प्रोवाइड करेगा आपको, क्या प्रोवाइड करेगा? इट प्रोवाइड पैरेलल वेक्टर, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर देगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए ये गिवन लाइन L1 है, तो इसका पैरेलल वेक्टर B1 होगा, ठीक है, और इसी के पैरेलल एक लाइन चाहिए L, तो अगर L1 के पैरेलल B1, L1 के पैरेलल L, तो क्या B1 और L पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं हम लोग ये सब। तो हम लोग को क्या है कि एक पैरेलल वेक्टर मिल गया, गिवन लाइन क्या प्रोवाइड करेगा? पैरेलल वेक्टर। कहां से देगा? डिनोमिनेटर से। लेते समय ध्यान रखें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट +1 है कि नहीं, हड़बड़ी मत कीजिए, एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को मिला पैरेलल वेक्टर, जिसको यूनिवर्सली वेक्टर b कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डाल दिए हैं या आप कुछ और लिख देंगे, नहीं, आपको हर जगह पे b ही दिखेगा, इसलिए आप b ही लेके चलेंगे। 2i + 3j + 2k का, 2i + 3j का + 2k का मिल गया पैरेलल। और उसके साथ में पॉइंट ऑन लाइन वो है मेरे पास 1 - 1 5। अब इन दोनों को लेके पहला काम करेंगे वेक्टर इक्वेशन। पहला काम वेक्टर इक्वेशन कैसा होता है, बोलिए तो वेक्टर इक्वेशन कैसा होता है? वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर = a + लैम्डा b। एकदम ठीक, r = a + लैम्डा वेक्टर b होता है। सर कितना लिखना पड़ेगा जैसे? हाँ, तो वेक्टर r = वेक्टर a कहां ज्यादा लिख रहे हैं? नहीं तो सर वेक्टर इक्वेशन तो भी निकालना है। वेक्टर इक्वेशन निकालना है ना, यहां तक क्वेश्चन था, यहां तक तो क्वेश्चन ही था, सॉल्यूशन तो यहां से स्टार्ट, ये तो समझा रहे थे, सॉल्यूशन तो मेरा यहां से स्टार्ट, ठीक है। बस अभी लिखे कहां है, 3.5 लाइन लिखे, ठीक है। देखिए वेक्टर r = a + लैम्डा वेक्टर b 2i + 3j + 2k का हो गया, खत्म। बस इतना ही करके छोड़ देना है। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं सॉल्व होता है, इसी फॉर्मेट में छोड़ दिया जाता है। अच्छा, दूसरा पार्ट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम लोग लिखेंगे x - x1/a, तो x1 की जगह क्या पुट करेंगे? 1, a की जगह क्या पुट करेंगे? 2, दैट इज = y - y1/b यानी 3, दैट इज z - z1/c यानी 2। ये मिल गया हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, ऐसे निकालना है। और इसको भी आगे सॉल्व नहीं करना है, बस ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है, इसके आगे कुछ नहीं करना है इसी में, ठीक है। इसी में थोड़ा सा आगे
एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस के बीच एंगल कैसे होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के बीच एंगल कैसे निकलेगा, थोड़ा देखिएगा। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, ठीक है, नाम है L1, एक और स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, नाम है L2। L1 L2 वेरिएबल कंटेन करता है कि केवल कांस्टेंट होता है? वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होता है। अगर हम इसके बीच एंगल निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? कारण है कि मेरे पास लैम्डा होता है, मेरे पास आर होता है, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते वैसे केस। तो क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, क्या करें? आप ये सोच के चलिएगा, एंगल बिटवीन लाइंस that is exactly equals to the angle between their parallel vectors, मतलब L1 के पैरेलल B1 और L2 के पैरेलल B2। तो सोच के देखिएगा, L1 L2 के बीच जो एंगल बना, लेट बी थीटा, क्या B1 B2 के बीच वही एंगल बनेगा या डिफरेंट होगा? बोलिए, सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो हम यहाँ पे एक चीज लिखना चाहेंगे, बस एक छोटा सा बात, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि हमसे एंगल मांगेगा L1 L2 में और हम आंसर देंगे B1 B2 में, ठीक है। हमसे मांगेगा एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, हम एंगल देंगे बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, बिटवीन वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2, क्या आप जानते हैं क्या होता है, कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट से, यानी लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू B1 डॉट B2 और इसके डिवीजन में मॉड B1 और मॉड B2, ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, जबकि लाइन क्या क्या है वो भी आप समझ लें, याद रख लें। लाइन L1 दिया है, वेक्टर R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1। L2 लाइन दिया हुआ है, वेक्टर R इज इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। मेरे काम का पैरेलल वेक्टर B1 और B2, उसके बीच एंगल निकालेंगे, तो दोनों वेक्टर में जितना एंगल बनेगा लाइंस के बीच एग्जैक्टली उतना ही एंगल बनता है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला अपने पास कैलकुलेशन। क्या करेगा? मतलब सेम रहेगा तो स्पेशल केस होगा ना, आज डिफरेंट रहेगा तो जनरल केस है। तो लैम्डा में बी इक्वल टू म्यू, स्पेशल केस, मगर जनरली लैम्डा और म्यू बराबर नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेट क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन यही है, फाइंड एंगल बिटवीन L1 एंड L2 as L1 x minus 3/2 is equals to y by 5 is equals to z plus 1/1, or L2 is vector r is equals to 2i cap plus j cap minus k cap plus lambda times I cap, एक मिनट, I cap प्लस j cap, बस इतना ही, ठीक है। इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है, सॉल्व करके हमको cos थीटा दे दीजिए। सेवन बाई रूट 60, ठीक है। यहां से
थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं। L1 से B1 वेक्टर 2i कैप 5j कैप प्लस k कैप। L2 से B2 वेक्टर वहां से i कैप प्लस j कैप। बिठा दीजिए cos थीटा में होता है B1 डॉट B2 और बाई मॉड B1 मॉड B2 that is equals to B1 dot B2 2 plus 5 7 by इसका मॉड 425 और ये 1 रूट 30 और इसका रूट 2 यानी 7 बाई रूट 60 ये आएगा। ठीक है, cos थीटा 7 बाई रूट 60 एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज कैसे पता चलेगा? मान लीजिए ये -5 है, मान लीजिए ना थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए। आप बोलिए B1 डॉट B2 कितना आएगा? -3/√16। हाँ, तो ये 2 आया और ये यहाँ से माइनस, तो -3 आ गया ना। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे बाई B1 मॉड B2 ऐसा लिखेंगे आप जब, तो इसके नीचे √60 आएगा और ये मेरे पास cos थीटा। अगर cos थीटा नेगेटिव आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल का कैलकुलेशन हुआ। अगर cos थीटा पॉजिटिव आ गया मींस एक्यूट एंगल का कैलकुलेशन हुआ। जब भी दो लाइन जाएगा वो एक बार ऑब्ट्यूज बनाएगा, एक बार ऑब्ट्यूज बनाएगा और एक बार एक्यूट बनाएगा। ठीक है, ये भी मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पहले बताइए मॉड कब से 0 होगा? सोच ही रहे थे कि कोई तो फंसे। हम बोले डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? तो नल वेक्टर रहेगा तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बोलेंगे कि देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सर खींचेंगे और हम बस बोल रहे हैं देखिए एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो cos थीटा कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी। आज तक गया है? नहीं सर। तो स्पेस भी पढ़ रहे हैं तो वहां भी नहीं जाएगा। ठीक है, वहां भी नहीं जाएगा। चलिए ठीक, 0 हो सकता है? 0 यस सर। 0 होगा तो क्या होगा? If cos theta is equals to 0 that is equals to B1 dot B2, यही ना 0 देगा, तभी तो cos थीटा आएगा। तो क्या बोल रहे थे एक बार सुनना चाहते हैं फिर से? परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, then L1 परपेंडिकुलर टू L2 या L2 परपेंडिकुलर टू L1, तो वैसे केस में परपेंडिकुलर लाइंस बनेगा। यानी कि दो लाइन के पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये एंगल है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं बड़ा कैसे देगा। बोला क्या? इफ a straight line parallel to vector r is equals to 2 minus lambda I cap plus lambda j cap plus 3k cap ऐसा। ठीक है, and another is parallel to vector b equals to 5i cap minus j cap plus 2k cap। ठीक है, तो बोला यहां पे बोलेगा, ठीक है, बोला ये फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। देखिए ना, पढ़ के हमको तो समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहा है। पढ़िए तो। ये तो समझ गए उसके बनाते थे। अच्छा ठीक है, और बाकी लोग देखिए समझाइए थोड़ा, कुछ बोल रहा है क्या, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। हल्का हमको समझ में आया कि क्या बोल रहा है, हम बताएंगे आपको। -6/√30 आ गया ना? ठीक है, देखिए
ये कुछ नहीं, आपको जरूरत के हिसाब से आपको डेटा केवल दे रहा है, ठीक है। बात ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा है, बात का मतलब बतंगड़ नहीं बना रहा है, जितना जरूरत है उतना आपको दे रहा है। बोला कि देखो एक लाइन है जो कि इस वाले लाइन के साथ पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से एक पैरेलल वेक्टर निकलेगा, ठीक है। फिर बोला एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है जो इस वेक्टर के साथ पैरेलल है, तो वो तो हमको दूसरा पैरेलल वेक्टर दे ही दिया, तो एक b1 ये देगा और b2 यहां पे है मेरे पास। जब b1 b2 मिल गया cos थीटा निकाल सकते हैं आराम से, तो वही काम करना है। अच्छा यही तो करना है, b1 यानी कि यहां से पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर हमेशा किसके साथ होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हम कभी नहीं बोलेंगे लैम्डा के साथ, लैम्डा यहां आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो लैम्डा के साथ, नहीं तो मे बी किसी दूसरे के साथ भी तो हो सकता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ जो है वो पैरेलल वेक्टर होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं माइनस आई कैप इस जगह से प्लस जे कैप, यहां तो लैम्डा है ही नहीं, खत्म। और वेक्टर b2 ये लास्ट में दिया है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इस b1 b2 के बेसिस पे आप cos थीटा निकाल सकते हैं कि क्या होगा, तो -5 और -1 -6 √2, और यहां से 25 4 29 31 √60, यानी -√6/√10 आ रहा है ना, √6/√10 आ रहा है, तो √6/√10 को क्या लिख सकते हैं, √3/5 लिख सकते हैं, है ना। cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3/5, ये आ जाएगा। नोट कीजिए, जिसको दिक्कत है पूछ लीजिए। बस यही सब थोड़ा सा ना घुमाने का कोशिश करेगा, और ज्यादा इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट हो ही नहीं पाता है, ठीक है। याद रखना है कि एंगल बोला तो दो पैरेलल वेक्टर ढूंढना है, cos थीटा वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। आगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से ये पास कर रहा है, तो 2 पॉइंट से पास करेगा ना, तो कभी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे डायरेक्शन का, वो 2 पॉइंट खुद में डायरेक्शन दे देगा। सर कैसे देगा, देखिए मान लीजिए जैसे, हाँ वेक्टर में निकाल देंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या, यस सर, यहां एक पॉइंट है और यहां एक पॉइंट है, ठीक है, ये पूरे लाइन पे है, तो सोचिए ये मिलके एक जो वेक्टर देगा, क्या वो लाइन के साथ पैरेलल है, बस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लाइन का एक लाइन सेगमेंट, कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, वही पैरेलल वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यहां यूज करेंगे। देखिए रफ डायग्राम थोड़ा ऐसे आपको दिखा दें ताकि आप इसको समझ सके। ये मेरा एक लाइन L है जिस पे एक पॉइंट है मेरे पास A, कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, एक पॉइंट है मेरे पास B, कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और एक वेरिएबल पॉइंट है R या P विद द कोऑर्डिनेट x y z, ठीक है। ओरिजिन से मिलाएं A को तो मिला हमको OA वेक्टर कॉल्ड A, ओरिजिन से मिलाएं B को तो मिला हमको एक B वेक्टर, ठीक है। ओरिजिन से मिलाएं R को तो मिला R वेक्टर। कौन फिक्स और कौन वेरिएबल, A और B फिक्स और R कैसा, वेरिएबल। अच्छा अब इसमें से अगर हम एक लाइन लिखना चाहें कि वेक्टर AB इज पैरेलल टू वेक्टर AR, सही बोले, चेक कीजिए ना, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो उसका चाहे कितना भी सेगमेंट काट दें वो सब का सब पैरेलल का कॉन्सेप्ट देगा। तो वेक्टर AB फिक्स, ठीक है, इज पैरेलल टू वेक्टर AR फिक्स वेरिएबल, तो उस कॉन्सेप्ट से वेक्टर AR दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर AB लिखेंगे, ऐसा ये हो गया। AR का मतलब
r माइनस a और लैम्डा ए बी का मतलब b माइनस a, b माइनस a। तो देखिए हमको क्या मिला, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through two fixed point। कौन कौन सा पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, ध्यान रखिएगा किससे किससे पास कर रहा है, a और b से पास कर रहा है, a और b से पास कर रहा है, तो उससे रिलेटेड चीज भी पूछ सकता है। अच्छा, अब ज्यादा हम इसको लंबा नहीं करेंगे, कार्टेशियन हम आपको दिखा दिए कि कैसे आता है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन। ये तो वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर इक्वेशन है। अब इसी का कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म, तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये हो गया इसका कार्टेशियन इक्वेशन, जबकि ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। आपके सामने लिखा है दो पॉइंट कौन कौन है विद द कोऑर्डिनेट विद द पोजीशन वेक्टर, वेरिएबल कौन है विद द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो दो पॉइंट में ऐसा होता है। अब इसी को क्या करेंगे ना, थोड़ा लेंथी कर देगा क्वेश्चन, धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगल बिटवीन साइड वेक्टर्स बिटवीन साइड्स of quadrilateral having coordinates 1 to 1, 2 1 0, 3 1 4 and 0 1 1। बोलिए कैसे निकालिएगा एंगल बिटवीन साइड्स, बोला हमको नहीं पता क्वाड्रिलेटरल कैसा है। दो वेक्टर निकाल देंगे एडजेसेंट साइड से, हाँ, और उसके बाद उसका एंगल निकाल देंगे तो वेक्टर फॉर्मूला। तो दो वेक्टर जो निकालिएगा वो कंटीन्यूअस पॉइंट लीजिएगा या अल्टरनेटिव लीजिएगा? सर कंटिन्यू लेंगे, जैसे 2 1 0 माइनस 1 मतलब एबीसीडी बोलते हैं ना, एबीसीडी बोलते हैं, एबीसीडी बोलते हैं। ठीक है, तब कैसे एबीसीडी बोलते हैं, तब कैसे? सर b माइनस a हाँ, और c माइनस b। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहां से हम निकाल लें एंगल बिटवीन AB एंड BC, यही ना? यस सर। हाँ ठीक है, एकदम ठीक। मगर सोचिए क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल होगा? 4 ना? हाँ यस। ठीक है, 4 एंगल बिटवीन AB एंड BC एक निकाल लिए। वैसे ही हम लोग BC AC में निकाल लेंगे, सॉरी BC CD में निकाल लेंगे, फिर उसके बाद CD AD में निकाल लेंगे। उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस एक एंगल आप निकाल के दिखाओ, बस एक एंगल आप निकाल दीजिए, एंगल बिटवीन AB और BC। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप AB और BC साइड को पूरा कैलकुलेट कीजिएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, या केवल वेक्टर निकाल के कैलकुलेशन कीजिएगा? वेक्टर निकाल के कैलकुलेट करेंगे। हमको क्या जरूरत है, सही बात है, हमको क्या जरूरत है कि हम इक्वेशन निकालें? जब एंगल का बात आएगा तो वैसे केस में काम तो हमको ये वेक्टर ही देगा ना, तो हमको पूरा इक्वेशन निकाल के फायदा क्या है? इसलिए साइड AB और साइड BC नहीं निकालेंगे, वेक्टर AB और वेक्टर BC निकालेंगे। तो कह सकते हैं कि cos थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू AB डॉट BC बाय मॉड AB और इनटू में मॉड BC। क्या हम लोग को AB पता है कैसे निकालते हैं? नहीं पता? अरे B में से A को सकता है, हाँ B माइनस A करेंगे। 2 माइनस 1 I कैप, ठीक है, 2 माइनस 1 I कैप, 1 माइनस 2 J कैप, 0 माइनस 1 K, ठीक है। उसके साथ BC तो C माइनस B करेंगे, 3 माइनस 2 I कैप, 1 माइनस 1 0 J कैप, ठीक है, और 4 माइनस 0 4 K कैप, और इसके डिवीजन में इसी का मॉड √3 और इसका मॉड √17।
फाइनली सॉल्व करके 1 0 -4 -3/√51 या फिर आप लिखे -√3/17, ये आया मेरे पास cos थीटा। तो एक एंगल हम लोग का निकल गया, ठीक है, एक एंगल निकल गया। आप थोड़ा सोच के बस आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। ये जो मेरा क्वाड्रिलैटरल है ये कॉन्वेक्स है या ठीक 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 है, अरे समझ गए। देखिए मान लीजिए ऐसा है, बोलिए कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? ये वाला तो concave है। हाँ? और बनाते रुकिए, अरे अभी तो हुआ ही नहीं हमसे। सर concave हो convex है। अब ठीक है, ये क्या हो गया, 5 हो गया, Yes sir। 1 2 3 4 5। तब ऐसे लिखना, okay? हाँ, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? सर concave है convex है। कौन कॉनकेव वो कॉन्वेक्स है? दोनों सर। दो एंगल concave है, दो एंगल convex है। अच्छा, क्वाड्रिलैटरल हमेशा कॉन्वेक्स होता है, समझे? हाँ, मतलब ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका हमेशा पेयर, ठीक है, पेयर पेयर का एंगल, अच्छा इधर से ले ले या इधर से ले ले 180 डिग्री होगा, कैसे भी, ठीक है। यानी कि 2 एक्यूट होगा और 2 ऑब्ट्यूज, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अब देखिए एक तो ये इधर गया और इधर गया, उसके बाद ये इधर आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये जाके इससे मिल गया, ठीक है, ऐसा। और पॉसिबिलिटी देखिए ना, ये इधर आया, ये फिर इधर गया, ये फिर इधर आया और ये फिर इससे जाके मिल गया, ठीक है। देखिए तो चाहे कोई भी बना दे, 2 है मेरे पास, मतलब 2 ऑब्ट्यूज और 2 एक्यूट है, ये पूछ रहे हैं 2, Yes sir। है ना? ये हमेशा कॉन्वेक्स होता है। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन देखिएगा, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जिसको जानते हैं उसी को बना रहे हैं। बोलिए तो क्या है, क्या है, क्या Experiment। हेक्स, हेक्स है। Yes sir। बोलिए तो क्या आपको यहाँ पे एक्यूट मिलेगा? नहीं सर। ठीक है, तो लेके जा सकते हैं इसको। तो ऑब्ट्यूज मिल रहा है, ऑब्ट्यूज मिल रहा है, ऑब्ट्यूज मिल रहा है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब कॉन्वेक्स की कॉन्केव, concave। सब ऑब्ट्यूज है। concave हो। कॉन्केव मतलब कैसा होता है, सिर्फ सर मतलब गुफा टाइप का। गुफा टाइप का, ऐसे अंदर धंसा हुआ। Yes sir। और कॉन्वेक्स मतलब उल्टा। Yes sir। बाहर निकला हो। ये आपको क्या लग रहा है, धंसा हुआ लग रहा है कि बाहर निकला हुआ लग रहा है? बाहर निकला वाला है। तो काय कॉन्केव बोले आप? मतलब जो एंगल बन रहा है वो वाला concave लग रहा है। ये कॉन्वेक्स है, ये प्योर कॉन्वेक्स है। हम क्या बोले, क्वाड्रिलैटरल हमेशा कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल हमेशा कॉन्वेक्स होगा। और ये तो कॉन्वेक्स है ही। मान लीजिए कोई वैसा अगर बन गया जिसमें मैक्सिमम एंगल क्या हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, ठीक है, छोटा छोटा एंगल हो रहा है मैक्सिमम, ऐसा गया, दिखा भी नहीं पाएंगे शायद, ऐसे गया, ऐसे गया, इधर आया और आके ये ऐसे जुड़ गया। बोलिए पॉलीगॉन है कि नहीं? पहला सवाल। Yes sir। Yes sir। एंगल कितना बड़ा है? एंगल सब छोटा छोटा है। एंगल सब छोटा छोटा है। आप इसको क्या बोलिएगा?
अब कॉनकेव बोलेंगे, आप समझे, मतलब ऐसे ही हम पूछ दिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कोई कॉन्वेक्स और कॉनकेव नहीं जानता है, क्वेश्चन में कभी कभार देता है कि दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो उसको पता होना चाहिए। अगर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोल दिया, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल का बात नहीं करना है, 5 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 5 से, क्वाड्रिलेटरल तक नहीं, 5 से स्टार्ट होगा पॉलीगॉन। अगर उसका सारा एंगल ऑब्ट्यूज है देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। अगर आप जो एक वर्ड यूज किए थे स्टार्टिंग में कि सर कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसका मतलब मिलीजुली सरकार है, मींस कुछ कॉन्वेक्स है, मतलब कि कुछ एक्यूट एंगल है और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। अगर बोला कि कॉनकेव टाइप का पॉलीगॉन है, इसका मतलब सारा का सारा एंगल जो है वो छोटा है, सारा का सारा एंगल छोटा है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस जगह कोई हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, सर इसके बीच एंगल बोलिए तो हम बोलेंगे ये ऑब्ट्यूज है, सर इसके बीच एंगल बोलिए तो हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज है। तो सर अभी आप बोले कि यहाँ पे एक्यूट एंगल है और आप दिखा रहे हैं ऑब्ट्यूज, हम बोले अरे हाँ बिल्कुल, मगर काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 एक्यूट और कितना ऑब्ट्यूज, 2 ऑब्ट्यूज, कौन भारी पड़ गया इसके ऊपर, एक्यूट, एक्यूट, इस कारण से ये कॉनकेव, ठीक है, इसलिए ये कॉनकेव, जिसका ज्यादा वैल्यूएशन होगा उसका ही नेचर ये कंटेन करेगा, क्योंकि सारा का सारा कभी भी एक्यूट एंगल नहीं हो सकता है, बोलिए तो क्यों, क्योंकि हाँ, फिर उसके बाद क्लोज नहीं बनेगा, एकदम से सबसे छोटा होता है ट्रायंगल, उसी का एडिशन होता है 180 डिग्री, तो उसके बाद जो भी मिलेगा हम लोग को सबका एंगल बड़ा बड़ा बनेगा। चलिए एक छोटा सा बात था बस आपके साथ डिस्कस करने, क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल एक्यूट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए जैसे इसको एक बार देखिए ऐसा, फिर इसको इधर लेके जाए, फिर उसके बाद इसको इधर लेके जाए और इसको लाके ऐसे मिला दे, ठीक है प्रतीक, हाँ, यस सर, इसमें 3 एंगल एक्यूट है, 3 एक्यूट है, 1 2 3, ठीक है, यस सर, और ये मेरे पास ऑब्ट्यूज है। तो आपको ऐसा अगर मिला तो आप इसको क्या नाम देंगे, तब आप इसको कॉनकेव बोलेंगे, मगर बहुत रेयर, शायद कभी, हम एक बनाए भी थे यहाँ पे, ठीक है, मगर हम उसमें डिस्कशन नहीं किए, इसलिए क्वाड्रिलेटरल जनरल तौर पे क्या होता है, कॉन्वेक्स में ही काउंटिंग होता है उसका जनरल, ठीक है, ये जनरल है नहीं। चलिए ठीक है, इतना सारा चीज हो गया, नोट कर लिए आप इसमें। तो अभी आप इसके बारे में हमको बताएं नहीं कुछ कि सर ये जो है कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, या कुछ नहीं है, हाँ वही डिस्कस किए, वो करते हैं मिलीजुली सरकार, हाँ, चारों निकाल लिए क्या आप, नहीं सर, तब तो बिना निकाले नहीं बोलना है, ठीक है, नथिंग कैन बी सेड बाय कैलकुलेटिंग सिंगल एंगल, एक एंगल निकाल के आप कुछ नहीं बोल सकते, आप जब तक सारा नहीं निकालेंगे आप कुछ नहीं बोल सकते, बहुत कम चांस है कि वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पूछेगा, ठीक है, मगर क्वेश्चन में लिखा रहता है तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बस इसलिए थोड़ा डिस्कशन करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मान लीजिए आपसे ये बोला फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस वेक्टर r minus 2i cap plus j cap plus 2k cap is equals to ai cap plus 2aj cap plus 3ak cap and a line passes through 0 0 0 and 1 minus 1 1, क्या बोल क्या रहा है, कितना लाइन है आपके पास, 2 3 4 1, कितना, एक लाइन है सर, 2, 2, एक ये एंड यस सर, एक ये मिला 2, ठीक है। तो एक लाइन तो दे दिया, दूसरा लाइन हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो हमको एंगल का रिक्वायरमेंट है, तो पूरा लाइन बनाने का क्या जरूरत? L1 से हम निकालेंगे B1। कोई बताएगा B1 कितना आ रहा है? B1 नहीं, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप। हाँ क्या फर्क पड़ता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, रिपीटेशन है मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी लैम्डा म्यू टी एस कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसका रिपीटेशन है, बिल्कुल ये बिहेव कर रहा है लैम्डा की तरह, तो उसको छोड़ के उसके साथ वाला बी होगा, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और दूसरे वाले से हमको लाइन का जरूरत नहीं है, हमको यहां से बस वेक्टर चाहिए, तो L2 का वेक्टर B2 दैट इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसके बीच में cos थीटा, यानी दोनों का डॉट 1 माइनस 2 प्लस 3 कितना आया 2 बाय रूट अंडर 9 13 और 1 14 और रूट 3 42 काटना पिटना है काट दीजिए, रूट अंडर 2 बाई 21 आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट की ऑब्ट्यूज है एंगल एक्यूट है सर। एक्यूट एक्यूट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नोट कर लें इसको।